जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। आपको यहाँ पर पूरे मॉडल पेपर की सीरीज आपके लिए चल रही है और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए और अच्छी तरीके से चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट से जरूर कर दिए। साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुंच जाए, ठीक है ना। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए होने वाली है, ठीक है ना। तो चलिए इस मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। भौतिक विज्ञान कक्षा 12 346 जीएफ की बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, प्रत्येक प्रारंभ के 15 परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए आपको दिए जाते हैं, निर्धारित हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सभी प्रश्न आपके लिए अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं, खंड अ, खंड ब, खंड स, खंड द और खंड य, ठीक है ना। खंड अ बहुविकल्पी है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के हैं, ठीक। अगर खंड ब की बात करें तो खंड ब क्या है, अति लघुत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक के हैं। खंड स की बात करेंगे, लघुत्तरीय फर्स्ट प्रकार के प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के आपके मिलेंगे। खंड द की बात करेंगे, लघुत्तरीय सेकंड प्रकार के हैं, जो कि प्रत्येक प्रश्न आपके 3 अंक के हैं, ठीक है ना। तो ये कुल मिलाकर आपका क्या है, मॉडल पेपर है। इस तरीके से मॉडल पेपर आपका आएगा भौतिक विज्ञान, ठीक है ना। चलिए, और अगर हम खंड य की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, किसकी बात करें, खंड य की बात करें तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के हैं। इस खंड के चारों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए चयन में से, ध्यान दीजिएगा, दिए गए चयन में से केवल एक ही प्रश्न आपको करना है, ठीक है ना। और प्रश्न में प्रयुक्त प्रतीकों के सामान्य अर्थ हैं, इसको भी आपको समझना है, ठीक है ना। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चंस, जो आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से समझेंगे और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, आपको इस तरीके से क्वेश्चंस को करना है। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ आपको आंसर लिखना है, ठीक है ना। सिर्फ आपको आंसर लिखना है, खंड अ डाल देना है और सेक्शन ए डाल देना है, प्रश्न संख्या नंबर 1 डाल देना है, ठीक। तो यहाँ पर प्रश्न क के फर्स्ट नंबर की बात करेंगे, बैगनी, मतलब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश का अधिकतम विचलन होता है, जो प्रकाश है उसका अधिकतम विचलन कहाँ होता है, किस रंग में होता है। तो यहाँ पर किस में होगा, बैगनी रंग में होगा। किस में होगा, बैगनी रंग में होगा। वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए तो क्या होती है, अनुप्रस्थ, क्या होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, एक कुंडली के सिरों के बीच, ठीक है ना, क्या कर रहा है, एक कुंडली के सिरों के बीच 40 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित करने पर, कितने वोल्ट का, 40 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित करने पर 80 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। कितने, 80 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। कुंडली का प्रेरण प्रतिघात होगा, उसका प्रेरण प्रतिघात कितना होगा, 500 ओम, कितना होगा, 500 ओम इसका होगा, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है। 0 केल्विन ताप पर जो शुद्ध अर्धचालक होता है वह क्या होता है, विद्युत रोधी होता है। क्या होता है, विद्युत रोधी होता है, ठीक है ना। निम्नलिखित कण एक ही वेग से गतिमान है, जो कण है एक ही वेग से गतिमान है, न्यूनतम द्विबौगली तरंगदैर्ध्य वाला कण है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अल्फा कण। क्या हो जाएगा, अल्फा कण, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज की प्रत्येक भुजा, क्या करा है, संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज की प्रत्येक भुजा तथा धारामापी का प्रतिरोध R ओम है। तो नगण्य आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी के सिरों के बीच जो प्रतिरोध होगा कितना होगा, R ओम होगा। कितना होगा, R ओम होगा, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन बी की बात करेंगे। सेक्शन बी में ध्यान दीजिएगा, आपके लिए वही आपके अति लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न आपको मिलेंगे, ठीक है ना। उन सभी प्रश्नों को भी आपको सोल्यूशन करना है, अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देखिए, खंड ब की बात करेंगे, सेक्शन बी की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए क्या है, 2 का क्वेश्चन क्या है, तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली तरंगदैर्ध्य से क्या तात्पर्य है। जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव है इसके देहली तरंगदैर्ध्य से आपका क्या तात्पर्य है, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, किसी धातु पर, क्या कर रहा है, किसी धातु पर आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य का वह अधिकतम मान, क्या कर रहा है, किसी धातु पर आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य का वह अधिकतम मान जिससे तरंगदैर्ध्य का प्रकाश
जिससे तरंग दैर्ध्य का जो प्रकाश है धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके। धातु पृष्ठ से क्या कर सके? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके। देहली तरंग दैर्ध्य कहलाता है। इसको लैम्डा 0 से प्रदर्शित करते हैं। किससे? लैम्डा 0 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। प्रश्न संख्या नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है, 2 के ख की बात करेंगे। तो हाइड्रोजन परमाणु के वर्णक्रम में कौन सी श्रेणी परावैंगनी भाग में होती है? परावैंगनी भाग यानी कि हाइड्रोजन परमाणु के वर्णक्रम में कौन सी श्रेणी परावैंगनी भाग में होती है? तो हाइड्रोजन के वर्णक्रम स्पेक्ट्रम में परावैंगनी भाग में लाइमन श्रेणी पाई जाती है। कौन सी श्रेणी? लाइमन श्रेणी पाई जाती है। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 2 के ग की बात करेंगे। ठीक है ना। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन देखिए क्या है कि 1 हेनरी अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। किसकी? 1 हेनरी अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा आपको देना है। ठीक है ना। तो एक तार को खींचकर 2 गुनी लंबाई कर देते हैं। यानी ध्यान दीजिएगा क्या होगा, इसका पहले आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि यदि प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए। क्या कर रहा है? यदि प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न विद्युतवाहक बल E2 अन्योन्य प्रेरण गुणांक m के बराबर होता है। किसके? अन्योन्य प्रेरण गुणांक m के बराबर होता है। ठीक है ना। प्रश्न संख्या नंबर 2 के घ की बात करेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक तार को खींचकर, क्या करा? एक तार को खींचकर 2 गुनी लंबाई कर देते हैं। कितना? 2 गुनी लंबाई कर देते हैं तो तार की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? किस पर? तार की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ध्यान दीजिएगा, R डैश बराबर R इंटू एल डैश अपान एल का होल स्क्वायर या एल डैश बराबर 2L। ठीक है ना। R डैश बराबर R इंटू 2L अपान एल का होल स्क्वायर बराबर R इंटू 2 का स्क्वायर बराबर 4R। ठीक, मतलब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हमने क्या माना? एल डैश बराबर 2L। ठीक है ना। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि एक तार की लंबाई 2 गुनी लंबाई कर देते हैं। मान लीजिए तार की लंबाई कितनी है? L है, तो उसकी जो उसकी लंबाई बढ़ेगी एल डैश कितना हम करेंगे? 2 गुनी करेंगे यानी 2L हो जाएगी। और R डैश बराबर R इंटू 2L अपान एल का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? R इंटू 2 का स्क्वायर बराबर 4R। ठीक है ना। अतः नए तार का नया प्रतिरोध n स्क्वायर गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? n स्क्वायर गुना हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, 5 सेंटीमीटर लंबे तार को क्या कर रहा है? 5 सेंटीमीटर लंबे तार को 2 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। कितना? 2 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। तो 3 मिली एम्पियर धारा का तार में, किसमें? 3 मिली एम्पियर की धारा के तार में प्रवाहित करने पर तार पर अधिकतम कितना बल आरोपित होगा? ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए, B बराबर कितना दे रखा है? 2 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला, I बराबर 5 एम्पियर। ठीक है ना। तो इसको अगर मिली एम्पियर में आपको दे रखा है तो इसको एम्पियर में चेंज करेंगे तो क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, तो इसको चेंज करेंगे तो 5 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर आपका होगा। ठीक है ना। यहाँ पे L बराबर कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर और L बराबर कितना हो जाएगा? 5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। तो आप जानते हैं फार्मूला F बराबर IBL साइन थीटा। तो F बराबर क्या हो जाएगा? 5 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -2 इंटू साइन 90 डिग्री इंटू 10 की पावर -3। यहाँ पे F बराबर कितना हो जाएगा? 50 इंटू 10 की पावर -9 या 50 इंटू 10 की पावर -9 न्यूटन। ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। 2 के च की बात करें, क्वेश्चन क्या है? ध्यान दीजिएगा, परमाणु की रदरफोर्ड मॉडल की मुख्य कमियां क्या है? तो परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की मुख्य कमियां कौन कौन सी हैं? रदरफोर्ड यंत्र बनाने में, यानी कि रदरफोर्ड यह बताने में असफल रहे कि इलेक्ट्रॉन किन किन कक्षाओं में घूमते हैं और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को संख्या क्या होगी। ठीक है ना, ये चीज़ आपको वहाँ बताने में असफल रहे। ठीक है ना। चलिए, ये क्वेश्चन देखिए बार बार आपसे पूछा जा रहा है, बहुत बार एग्जाम में आपके आ भी चुका है। ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से पढ़ते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद हिम्मत। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको एग्जाम में टॉप करना है ना, अगर आप चाहते हैं कि हम एग्जाम में टॉप कर जाएं, अच्छा नंबर ले आ लें, और हम आपको ऐसा लगता है कि हम एग्जाम में अच्छा नंबर ले आ लें, हमें टॉप करना है, 95% से ऊपर लाना है, तो आपको एक चीज़ करना होगा,
आपको लगातार मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से पढ़ना होगा, जो भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं उस क्लासेस को अच्छी तरीके से अटेंड करना होगा और पूरी प्रॉपर तरीके से नोट्स आपको बनानी है। अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। उस चीज़ को आपको ध्यान देना है और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को बनाए रखना है। आप डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपको 95% से ज़्यादा नंबर मिलेगा और यह निश्चित है कि मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन क्या है, सेक्शन सी की बात करेंगे। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कीजिए, ठीक है ना। यह 3 का क नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में गमन करता है, किसके रूप में, प्रकाश तरंगों के रूप में गमन करता है। प्रकाश स्रोत से निकलकर यह तरंग चारों दिशाओं में निर्वात में प्रकाश की चाल से चलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रकाश किसके रूप में, देखिए यहाँ से आया पुनः यहाँ पे चला गया, यहाँ से आया यहाँ पर चला गया, ठीक है ना। तो यह सिद्धांत क्या कर रहा है कि प्रकाश तरंगों के रूप में गमन करता है। प्रकाश स्रोत से निकलकर ये तरंग चारों दिशाओं में निर्वात में प्रकाश की चाल से चलता है, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न के 3 की बात करेंगे, 3 के ख की बात करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि बैंड अंतराल ऊर्जा के आधार पर चालक, ठीक है ना, बैंड अंतराल ऊर्जा के आधार पर चालक, विद्युतरोधी तथा अर्धचालक में अंतर बताइए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, चालक किसे कहते हैं, वे पदार्थ जिनमें वैद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित हो सके। क्या करा है, वे पदार्थ जिनमें वैद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित हो सकें तथा जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बड़ी संख्या में उपस्थित, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या हों, बड़ी संख्या में उपस्थित रहते हों, चालक कहलाते हैं, ठीक है ना। अचालक की बात करेंगे, वे पदार्थ जिनमें वैद्युत आवेश कठिनता से प्रवाहित हों, क्या हों, वे पदार्थ जिनमें जो वैद्युत आवेश है वे कठिनता से प्रवाहित हों तथा जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते अथवा कम संख्या में होते हैं, अचालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अचालक कहलाते हैं, ठीक है ना। अर्धचालक की बात करेंगे तो वे पदार्थ जिनकी वैद्युत चालकता चालकों एवं अचालकों के मध्य होता है, वे पदार्थ जिनकी वैद्युत चालकता चालकों एवं अचालकों के मध्य होता है अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक हैं। ये पदार्थ न तो पूर्ण रूप से चालक होता है और न ही पूर्ण रूप से क्या होता है, अचालक होते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। देखिए, दिए गए वैद्युत परिपथ की सहायता से प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की गणना कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 1 माइक्रोफैरड, ये दोनों कितने में हो जाएंगे, सीरीज़ में हो जाएंगे। ये दोनों भी किस में हो जाएंगे, सीरीज़ में हो जाएंगे। तब ये दोनों जो बनेंगे ये भी सीरीज़ में हो जाएंगे, ठीक। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं अच्छी तरीके। आप फिगर देख लीजिए, तो फिगर इसमें भी आपका बना हुआ है कॉपी में भी। तो आई बराबर क्या होता है, कैपिटल ई अपान कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बराबर, देखिए कैपिटल ई का मान जो आपका वोल्टेज दिया है 12 वोल्ट और जो आपके इसमें जो आपके लिए क्या लगे हैं, प्रतिरोध लगे हुए हैं 2 + 3 + 1, कितना, 2 + 3 + 1, ये आपके लिए हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे ये आंतरिक प्रतिरोध है, एक वाला क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है, और जो आपके बाहरी प्रतिरोध कितना दिया है, 2 + 1 दिया, 2 + 3 दिया है, ठीक। तो 12/6 यानी कि 2 एम्पियर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अब ए और बी के बीच विभवांतर, किसके बीच, ए और बी के बीच विभवांतर पूछ रहा है। तो V = IR से I का मान कितना है, 2 एम्पियर। और यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 2 + 3 कितना दे रखा है, 2 + 3 यानी 10 वोल्ट, ठीक है ना। यहाँ पर 2 + 3 यानी कि यहाँ पर जाएगा तो 5 × 2 यानी कि 10 वोल्ट आपका हो जाएगा। अब ये आपका विभवांतर निकला। अब ए और बी के बीच तुल्यधारिता की बात करेंगे। देखिए दोनों कितने में, सीरीज़ में है, तो सीरीज में रहते हैं तो C1 C2 अपान C1 + C2, तो 1 × 2 अपान 1 + 1 यानी कि 2/3 यानी कि 0.66 माइक्रोफैरड। अब दोनों संधारित्र पर संचित आवेश, दोनों संधारित्र पर जो संचित आवेश है वो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, Q = CV, क्या हो जाएगा, Q = CV, ठीक है ना। तो Q बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, Q बराबर क्या होगा, CV। अब देखिए C का मान कितना है, 0.66 माइक्रोफैरड, और यहाँ पर V का मान कितना आया, ध्यान दीजिएगा, 10 वोल्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे 0.66 × 10
यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 6.66 माइक्रोफैरड ये आपको यहाँ पर आवेश की मात्रा आ जाएगी। आई होप आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए क्या है, परावर्ती दूरदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए, ठीक है ना। तो इस किरण आरेख को आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 4 की बात करेंगे। 4 के क की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए क्या कर रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से, यानी सिद्धांत क्या है ये आपको बताना है, किरचॉफ नियम की सहायता से प्राप्त कीजिए। जो व्हीटस्टोन होता है क्या होता है, P/Q बराबर R/S, ठीक है ना, यही होता है। तो इसको आपको प्राप्त करना है, ठीक है ना। तो इसको हमने आपको बहुत बार प्रूव करा रखा है, तो आपको इसको अपने से कर लेना है, ठीक है ना। तो यही चीज़ आपकी आने वाली है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 की बात है, क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल है आपके लिए, ठीक है ना। एक 90 डिग्री कोण वाले प्रिज्म के पृष्ठ AB पर क्या कर रहा है, एक 90 डिग्री कोण वाले प्रिज्म के पृष्ठ AB पर एक वाणी प्रकाश की किरण चित्रानुसार आपतित होती है। तो अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण पृष्ठ BC से, ठीक है ना, पृष्ठ BC से क्या कर रहा है, स्पर्शवत निकलती है। यहाँ पर देखिए पृष्ठ जो BC है यहाँ से स्पर्शवत निकलती है। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, n का मान निकालना है। देखिए I1 बराबर 45 डिग्री, I2 बराबर 90 डिग्री, A बराबर 90 डिग्री। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये कोण क्या है, 90 डिग्री है, ठीक। और यहाँ से अगर इस कोण की बात करें, I1 की बात करें, यहाँ से I2 निकलेगा, ठीक है ना। जब ये I2 निकलेगा तो यहाँ से 90 डिग्री आपका होगा, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा डेल्टा बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2 माइनस A। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल्टा बराबर जो विचलन होगा कितना होगा, यहाँ पे विचलन आपको 45 डिग्री का देखने को मिलेगा। तो अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन आपका क्या होता है कि n बराबर क्या होता है, साइन A प्लस डेल्टा अपान 2, यानी कि साइन A/2। तो यहाँ हो जाएगा n बराबर साइन 90 प्लस 45 अपान 2 या साइन 90 अपान 2, यहाँ क्या हो जाएगा 67.5 अपान साइन 45 डिग्री। n बराबर 0.923 अपान 1 अपान √2, ठीक है ना। तो n बराबर क्या हो जाएगा 0.2923 इंटू √2, यानी कि n बराबर 0.923 इंटू 1.414, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या नंबर 4 की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। 4 के ग की बात करेंगे, परिपथ चित्र की सहायता से पीएन संधि डायोड की अर्धतरंग दृष्ट क्रिया को समझाइए, ठीक है ना। तो आपको समझाना है अच्छी तरीके से। देखिए ये आपका पीएन संधि डायोड है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका पीएन संधि डायोड है, एक ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ से आपको निर्गत वोल्टेज निकल रही है, ठीक है। चलिए इसको समझाते हैं अच्छी तरीके से। जब निवेशी वोल्टेज AC वोल्टेज के आधे चक्र में ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली का A सिरा B सिरे के सापेक्ष धनात्मक होता है, तो संधि डायोड अग्र अभिनत होता है। मतलब कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, जब ये सिरा किस में होगा, धनात्मक में होगा, तब ये फॉरवर्ड बायस में होगा, ठीक है ना। जब ये क्या होगा, धनात्मक होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा। जब इस तरह का निगेटिव कर देंगे, इसको पलट देंगे तो रिवर्स बायस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर सापेक्ष धनात्मक होता है जो संधि डायोड अग्र अभिनत होता है। तो संधि डायोड के परिणाम स्वरूप लोड प्रतिरोध RL में प्राप्त निर्गत वोल्टेज के केवल धन भाग ही प्राप्त होते हैं, ठीक। इसे स्थिति में लोड प्रतिरोध में धारा C से D की ओर प्रवाहित होता है। निवेशी AC वोल्टेज के अगले आधे चक्र में ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली का A सिरा B सिरे के सापेक्ष ऋणात्मक होता है, तो संधि डायोड उत्क्रम अभिनत हो जाता है। इस दशा में प्रतिरोध RL में धारा शून्य रहता है। इस प्रकार मुख्यतः धारा निवेशी वोल्टेज के पहले आधे चक्र में ही प्रवाहित होता है तथा शेष आधे चक्र कट जाते हैं। इस प्रकार उच्चावित दृश्यधारा लोड प्रतिरोध के आर पार प्राप्त रहता है। चित्र B में निचले भाग में धारा का तरंग रूप दर्शाया गया है, जिससे थोड़ा थोड़ा दूर पर धारा के एकदशीय स्पष्ट स्पंद दिखाई देते हैं। इस प्रकार संधि डायोड एक अर्धतरंग दृष्टिकारी की भांति व्यवहार करता है, ठीक है ना। 4 की बात करेंगे, 4 के घ की बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। इसकी सहायता से अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। यहाँ पर आपके लिए सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चन को लिखना है, क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से लिखना है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए,
देखिए एम्पियर का परिपथी नियम क्या है, यदि एक से अधिक तार के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होता है तो वह एम्पियर के परिपथी नियम पर आधारित होता है। इस नियम के अनुसार किसी बंद पास में चुंबकीय क्षेत्र की रेखीय समाकलन उस बंद पास में प्रवाहित धारा के μ0 गुना के बराबर होता है। तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल बराबर μ0I, क्या हो जाएगा μ0I, ठीक है ना। एम्पियर के परिपथी नियम से देखिए क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल बराबर μ0I समीकरण नंबर 1। तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल बराबर क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस थीटा या क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस 0 डिग्री या बी इंटू क्लोज्ड इंटीग्रेशन डी एल या क्लोज्ड इंटीग्रेशन डी एल बराबर 2πr, ठीक है ना, या बी 2πr बराबर 2, ठीक है ना। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, ठीक है, जब तुलना करेंगे तो b 2πr बराबर μ0I यानी कि b बराबर μ0/2π इंटू I/r, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, ठीक है ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा 5 के क की बात करें। क्वेश्चन क्या है, 1.5 अपवर्तनांक वाले एक समतल अवतल लेंस के, क्या करा है, 1.5 अपवर्तनांक वाले एक समतल अवतल लेंस के अवतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में लेंस को डुबाने पर इसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति क्या होगी, ठीक है ना, ये आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा 5 क की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो 4 के अंगा हमने नहीं पढ़ा, स्वपरिमाण गुणांक क्या होता है, ठीक है ना, और स्वपरिमाण गुणांक के बारे में जान लेते हैं। तो किसी कुंडली के स्वपरिमाण गुणांक का मान उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो उस कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अगला देखते हैं। प्रथम स्थिति में ध्यान दीजिएगा, जो 5वां नंबर क्वेश्चन था, एक बार फिर से हम आपको बताते हैं कि 1.5 अपवर्तनांक वाले एक समतल अवतल लेंस के अवतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में लेंस को डुबाने पर इसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति क्या होगी, ठीक। तो प्रथम स्थिति में देखेंगे 1/f बराबर n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है ना। 1/20 बराबर 1.5 - 1, तो क्या हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2 बराबर क्या हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2 बराबर 1/10 समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। द्वितीय स्थिति में देखेंगे, माना अवतल लेंस को द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी स्मॉल f है। तो 1/f डैश बराबर n डैश माइनस 1/1/r1 माइनस 1/r2 यानी कि 1/f डैश बराबर 15/16 माइनस 1 यानी कि 1/r1 माइनस 1/r2। तो क्या हो जाएगा 1/f डैश बराबर 15 माइनस 16/16 इंटू 1/10 बराबर 1/f डैश बराबर माइनस 0.1/1.6 इंटू 10 बराबर क्या हो जाएगा 1/f डैश बराबर माइनस 1/16 इंटू 1/10। एफ डैश बराबर क्या हो जाएगा 160 माइनस 160, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। 5 ख की बात करेंगे तो क्या कह रहा है कि प्रकाश का विवर्तन क्या है, प्रकाश का विवर्तन क्या है, एकल झिर्री की सहायता से विवर्तन प्रतिरूप के केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का सूत्र प्राप्त कीजिए, ठीक। तो प्रकाश का विवर्तन क्या है, सूत्र हम आपको अच्छी तरीके से बता देंगे। तो जब प्रकाश किसी अवरोध या द्वारक पर जिसका आकार प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के क्रम का हो, क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। क्या कर रहा है, जब प्रकाश किसी अवरोध या द्वारक पर जिसका आकार प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के क्रम का हो आपतित होता है तो अवरोध या द्वारक के किनारों पर प्रकाश रेखीय संचरण से आपतित होकर मुड़ जाता है। जिस स्थान पर ज्यामितीय छाया बनना चाहिए था वहाँ भी कुछ प्रकाश पहुँच जाता है। अवरोध या द्वारक के किनारों पर प्रकाश का मुड़ना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर फार्मूले की बात करें तो आपका फार्मूला क्या आने वाला है, यहाँ पर केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई आएगी 2 इंटू यानी 2x बराबर 2 इंटू एफ लैम्डा अपान ई, आपको ये लिख लेना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 5 का ग, ठीक है ना। क्वेश्चन आपको देखना है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आपका क्या तात्पर्य है, एक चालक के अनुगमन वेग व प्रवाहित धारा में संबंध का सूत्र निकालिए, ठीक है ना। तो पहले अनुगमन वेग हम आपको समझाएंगे
ठीक है ना। और जो संबंध आपका आता है वो संबंध आपको बताते हैं। अनुगमन वेग किसे कहते हैं? जब किसी परिपथ को वोल्टेज दिया जाता है, मान लीजिए कोई परिपथ है उसको वोल्टेज दिया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन जिस वेग से आगे की ओर बढ़ते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है जिस वेग से आगे की ओर बढ़ते हैं उसे अनुगमन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। इसे Vd से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। अनुगमन वेग व प्रवाहित धारा का सूत्र क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, I = NEAVD, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, 5 की बात करें। क्वेश्चन आप लोगों को देखना है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको ढूंढ के करना होगा, ठीक है ना। बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर सिद्ध कीजिए कि परमाणु की स्थायी कक्षाओं की त्रिज्याएं मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है ना। तो ये आपको अच्छी तरीके से कर लेना है, ठीक है ना। ये आपको क्या कर लेना है? स्क्रीनशॉट कर लेना है, ठीक है ना। चलिए अगला अंगा की बात करेंगे। अंगा भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अंगा क्वेश्चन क्या है कि किसी समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का समीकरण कितना है? Ez बराबर 90 sin 0.5 × 10⁻³ प्लस 1.5 × 10⁻11t वोल्ट प्रति मीटर है। तो तरंग की आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण आपको बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जी आपके लिए हो जाएगा। यहाँ से आपको क्या कर देना है? स्क्रीनशॉट कर लेना है, ठीक है ना। ये पार्ट को स्क्रीनशॉट कर लेना है, ठीक। और यहाँ पर और पुनः इस पार्ट को भी स्क्रीनशॉट, ठीक है, वो आपको कर लिया। चलिए 6 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन क्या है आपके लिए? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपके लिए क्या है कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दिए गए परिपथ की सहायता से ज्ञात कीजिए प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा E1 सेल के वोल्टेज है, ठीक है ना। ये आपको स्क्रीनशॉट करना है, ठीक है ना। आपको ये कर लेना है, ठीक, ये आपको कर लेना है। उसके बाद, ठीक है ना, 7वें नंबर की बात करेंगे। 7वें नंबर में क्वेश्चन क्या दे रखा है? ध्यान दीजिएगा, 7वें नंबर को भी अच्छी तरीके से कर लेते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है? अनंत लंबाई के 2 समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल का सूत्र स्थापित कीजिए। इसके आधार पर 1 एम्पीयर विद्युत धारा की परिभाषा दीजिए, ठीक है ना। जी आपका हो जाएगा पूरा आंसर। ये आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है, ठीक है ना। यहाँ से भी कर लेना है, इसको भी अच्छी तरीके से कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसको भी एम्पीयर की परिभाषा को भी कर लेना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर भी आपको कर लेना है, ठीक। यहाँ तक आपको कर लेना है। 9 नंबर देखिए क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है अच्छी तरीके से समझेंगे वो भी, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थिर वैद्युतिकी गॉस का नियम। गॉस का नियम आपको क्या है? इसकी सहायता से एक बिंदु आवेश कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। ये अथवा में एक बिंदु का क्वेश्चन है और यह है कि एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र प्राप्त कीजिए। चित्र की सहायता से वर्ग के विभिन्न बिंदुओं पर रखे आवेशों के कारण वर्ग के केंद्र P पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। ये आपको कर लेना है और यहाँ से पूरा स्क्रीनशॉट आपको कर लेना है, ठीक है ना। पूरा आपका क्या हो जाएगा? ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका पूरा मॉडल पेपर था। कौन सा मॉडल पेपर था? 346 GF, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट से जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक ले जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।